आज के बच्चे ही कल के भारत के असली भाग्य विधाता हैं या फिर कल के भारत के निर्माता हैं। बिल्कुल यही कथन था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमारे देश के बच्चों के प्रति या फिर हमारे देश के बच्चों के लिए। और उनके जन्म दिवस को, उनके जयंती को बच्चों के नाम पे समर्पित कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसी बारे में आज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और 14 नवंबर को वर्तमान में बाल दिवस मनाया जाता है। नमस्कार, एसबीआई टोटली में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस, जयंती या फिर बाल दिवस के बारे में। तो सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी के बारे में जान लें, तभी हम बाल दिवस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1889 को हुआ था और उनका जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। अभी वर्तमान में प्रयागराज नाम है और पहले इसी का नाम इलाहाबाद था, जो कि उत्तर प्रदेश में संगम, जिसको हम लोग कह सकते हैं गंगा यमुना सरस्वती के संगम, वहीं पे इलाहाबाद, यही इनका जन्म स्थल भी था। अब इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, जो कि कांग्रेस के 2 बार के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छे राजनेता रहे हैं या फिर वो समाज सेवा या फिर राजनीतिक कार्यों में बहुत संलग्न रहे हैं। तो इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और इनके माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू है, जो कि लाहौर के पंडित परिवार से आती है। इसके बाद इनकी जो बड़ी बहन हुई, उनका नाम है विजया लक्ष्मी और विजया लक्ष्मी का व्यक्तित्व भी बहुत बड़ा है और वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनती है। इनकी छोटी बहन कृष्ण हटी सिंह, जो कि प्रसिद्ध लेखिका बनी है और वो नेहरू परिवार के बहुत सारे लोगों को जीवनी के बारे में भी, बहुत अच्छी घटनाओं के बारे में भी लिखी है। वो भी एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका के रूप में जानी जाती है। अगर उनके पारिवारिक परिचय का बात करें तो उनका परिवार बहुत अच्छा और सुसंगठित, सुसंस्कृत था और काफी धनी परिवार था। ऐसा नहीं था कि वो गरीब परिवार से आते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवार एक धनी परिवार से आता है और उनके परिवार में शिक्षा का बढ़ावा शुरू से ही रहा है, क्योंकि उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील भी रहे, यानी शिक्षा का लगाव उनके पिता और उनके परिवार के सभी लोगों का रहा है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी शिक्षा दीक्षा उनके परिवार के परंपरा के अनुसार ही बहुत अच्छे से ही होता है। क्योंकि उनके पिता पेशे से वकील और कांग्रेस के सम्मानित नेता भी थे, इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा में कहीं पे कोई कमी नहीं रही है। पंडित नेहरू के जो पूर्वज थे, वास्तविक में वो कश्मीरी पंडित थे। हालांकि उनका जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ है, लेकिन उनका जो पूर्वज थे वो वास्तविक में कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित थे। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का कुछ लगाव माना जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर या फिर कश्मीर से अधिक जुड़ाव या फिर उनका मन का लगाव कश्मीर के लोगों के साथ या फिर कश्मीर के साथ अधिक माना जाता है। मुगल काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पूर्वज थे राजकौल, वो कश्मीर से चलकर दिल्ली सल्तनत में आते हैं। उस समय वहां के बादशाह फर्रुख सियर थे और जब वो दिल्ली में आते हैं तो वो दिल्ली में अपने पेशा को लेकर या फिर अपने काम को लेकर वहां पे आते हैं। चूंकि वो संस्कृत और फारसी दोनों भाषाओं को ज्ञाता थे, पंडित राजकौल जो कि कश्मीर से आते हैं, वो संस्कृत और फारसी दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। इसीलिए दिल्ली दरबार या फिर दिल्ली सरकार ने उस समय उनको दिल्ली में रहने का अनुमति और उनको एक रोजगार की भी अनुमति दे देते हैं। और जब वे दिल्ली में रहते हैं राजकौल, तो उनका निवास स्थान जो है वो एक नहर के किनारे मिलता है। दिल्ली का एक नहर है, उनके किनारे राजकौल को निवास के लिए उनका घर बनाकर उनको घर पे निवास के लिए मिलता है। चूंकि उनका निवास नहर के किनारे है, इसलिए उनका टाइटल वहीं से नेहरू लग जाता है। नहर के किनारे होने की वजह से टाइटल में नेहरू जुड़ जाता है और उनका उपनाम नेहरू पड़ गया। उनका जो उपनाम नेहरू, अभी जब हम लोग बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये नेहरू उपनाम उनका पारिवारिक खानदानी बहुत पहले का नहीं है, बल्कि उनके पूर्वज राजकौल को वो निवास स्थान दिल्ली में नहर के किनारे मिला, इसीलिए उनका उपनाम भी नहर की वजह से नेहरू हो गया है। अगर बात करें तो ये मोतीलाल नेहरू हैं, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं और ये बहुत प्रसिद्ध वकील भी हैं और एक अच्छे राजनेता भी, जो कि कांग्रेस में एक बहुत अच्छी पद या फिर अच्छा स्थिति को बनाए रखे हैं। अब चलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा के बारे में। तो प्रारंभिक शिक्षा तो उनके घर पे हुआ।
अच्छे अच्छे गवर्नर्स या फिर ब्रिटिश अधिकारी उनको शिक्षा देने पंडित जवाहरलाल नेहरू को घर पे आते थे और ट्यूशन देते थे, और वो अंग्रेज अधिकारियों या फिर अंग्रेज टीचर से अपने घर पे ही प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त किए। फिर 14 वर्ष की आयु में, चूंकि धन की उनको कोई किल्लत नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए 14 वर्ष की आयु में वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां पर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं ईटन कॉलेज इंग्लैंड से। और वो माध्यमिक शिक्षा यानी 12वीं तक की शिक्षा वो साहित्य, इतिहास और विज्ञान ये तीनों विषयों में प्राप्त करते हैं, जो कि 1902 से लेकर 1907 तक की होती है। उसके बाद उच्च शिक्षा की अगर बात करें, स्नातक यानी ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से करते हैं और इनका ग्रेजुएशन प्राकृतिक विज्ञान में होता है। 1907 से लेकर 1910 के बीच में वो अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद विधि की शिक्षा लेने जाते हैं, यानी वकालत की पढ़ाई करने जाते हैं, लॉ की एजुकेशन लेने जाते हैं, और उसके लिए वो इन्नट कॉलेज लंदन जाते हैं और वहीं पे बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई करते हैं। और 1910 से लेकर 1912 के बीच में उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है और 1912 में वो भारत वापस आते हैं बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री प्राप्त करके, यानी वकालत की शिक्षा और वकालत की उपाधि को प्राप्त करके वो भारत में आते हैं और इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में वकालत भी करने लगते हैं और काफी अच्छे वकील भी बनते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेज और अंग्रेजी भाषाओं में अच्छी तरह से हुआ था, इसलिए उनको वकालत करने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं था। उनके पिता की वजह से अंग्रेज अधिकारियों के साथ या फिर अंग्रेज सरकार के लोगों के साथ उनका अच्छा व्यवहार भी था और पिता की वजह से उनका संपर्क भी बहुत अच्छा बन चुका था। अपने पिता के माध्यम से वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन वो सक्रिय राजनीति में नहीं आते हैं। वो सक्रिय राजनीति उनकी कब बढ़ती है, जब 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में महात्मा गांधी भी आते हैं, और जब महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात होती है तो उनकी सक्रियता बढ़ जाती है और गांधी से मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह आभास होता है कि आज हमने इस देश की यानी भारत की आत्मा का दर्शन किया, क्योंकि महात्मा गांधी का विचार ऐसा था कि वो भारत को आत्मा का दर्शन ही कराते थे। भारत के जो छुपे हुए चीजें हैं जिसके बारे में सभी लोग जानते नहीं है, उसकी रीढ़ की बातों को बताए। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी प्रभावित होते हैं महात्मा गांधी से 1916 के लखनऊ के उस अधिवेशन के बाद। उसके बाद नेहरू और पंडित एक साथ मिलते हैं। मिलने पे नेहरू के साथ जब मिलते हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने उनके विचार को और उनके सौम्यता, उनको स्वभाव के देखकर महात्मा गांधी उनको अपने दत्तक पुत्र की तरह मानने लगते हैं। दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र। तो महात्मा गांधी नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी समझने लगते हैं मन ही मन, और उनको अपना दत्तक पुत्र के रूप में देखने लगते हैं। इसके बाद कुछ घटनाओं की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम में काफी अच्छी भागीदारी रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। कांग्रेस के साथ मिलकर, कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस संगठन के साथ मिलकर वो स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और बहुत बड़ी अपना योगदान देते हैं। अगर उन योगदानों की सूची को हम देखते हैं तो 1919 में औपचारिक रूप से कांग्रेस के सदस्य बने और सदस्य बनने के साथ 1920 से लेकर 22 तक असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उसके बाद पहली बार 1920 से 22 के बीच में जो असहयोग आंदोलन चला था, उसमें इनकी सक्रियता, उनकी भागीदारी, बढ़ती हुई भागीदारी को देखकर अंग्रेज के नजर में आते हैं और ये जेल भी भेजे गए। ये पहली बार ऐसा हुआ था असहयोग आंदोलन के बाद 1922 में उनको जेल भेजा गया। उसके बाद 1923 में जब वो जेल से बाहर आते हैं, 1923 से लेकर 1928 तक कांग्रेस के कार्य समिति में अहम भूमिका निभाए और उसके साथ साथ साइमन कमीशन का भी विरोध किए। वही प्रसिद्ध साइमन कमीशन जिसके बाद लाला लाजपत राय को उसके सर पे चोट लगती है डंडे से लाठीचार्ज में और उनकी मृत्यु होती है। वही जो घटना थी, वही साइमन कमीशन के विरोध में इनका ही प्रदर्शन होता है 1928 में, और इस प्रदर्शन के बाद उनको दोबारा पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी तो लगातार चलती रहती है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन होता है और वो पहली बार 1929 में ही इनको अध्यक्ष पद दिया जाता है। कांग्रेस का पहली बार उनको कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं, वो उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। इससे पहले डोमिनियन स्टेट्स की मांग हो रही थी, यानी स्वतंत्र तो हम हो जाएंगे, सरकार हम चलाएंगे, लेकिन हम सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनुसार या फिर उनके आदेश, उनके पत्र के अनुसार चलाएंगे, ऐसी मांग पहले की थी। लेकिन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जैसे ही
अध्यक्ष बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका सीधा मांग होता है कि हम डोमिनियन स्टेट्स की बात नहीं रखेंगे, बल्कि पूर्ण स्वराज की सत्ता पूरी तरह से हमारे पास हो, उसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं हो। और उसी अधिवेशन में वो घोषणा करते हैं कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई जानी चाहिए और मनाई जाएगी। और वहीं से कांग्रेस कमेटी हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ भी कर दिया था। और इसीलिए हालांकि हम लोग 15 अगस्त को आजाद हुए, स्वतंत्र हुए, लेकिन 26 जनवरी की इस तिथि को जिंदा रखने के लिए, इसको जीवित रखने के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चूंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था और उसको हम लोग अंगीकृत भी कर चुके थे, लेकिन इस अधिवेशन में घोषित की गई तिथि 26 जनवरी 1930, इस तिथि 26 जनवरी को जीवित रखने के लिए, उसको यादगार बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को बनी हुई संविधान को 26 जनवरी तक रोका गया लागू करने के लिए, और 26 जनवरी को लागू किया जाता है, उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि बहुत बड़ी आंदोलन था, उसमें दांडी मार्च के साथ दांडी यात्रा था, नमक बनाया गया था, खुद महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था। इन सभी भूमिकाओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही बड़ा और बहुत ही अहम योगदान रहा है। अगर इसके बाद बात करें तो इस जो दांडी मार्च वाले आंदोलन या फिर यात्रा था, उसके बाद उनको तीसरी बार जेल भेज दिया जाता है 1930 में। 1942 में यह आंदोलन और बढ़ जाता है और अंग्रेजों भारत छोड़ो यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब चरम सीमा पे होते हैं 1942 में, उसमें भी उनकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। और उसमें उनकी भूमिका के बाद चौथी बार उनको कैद करके रखा जाता है, वापस इनको जेल भेजा जाता है, लेकिन इस बार उनको अहमदनगर किला महाराष्ट्र में ही 3 वर्ष तक के लिए कैद कर दिया जाता है और अंततः 1945 तक उनको कैद में ही रखा गया। लेकिन जैसे 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल से बाहर आते हैं, उन्हें ये अधिकार या फिर ये जिम्मेवारी मिलती है कि वे, चूंकि अब 1945 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को आजाद करने की विचार बना चुकी थी और भारत को आजाद करने वाली थी, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये भूमिका दी जाती है कि आप कांग्रेस की ओर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ स्वतंत्रता के विषय में चर्चा करें, और वो कांग्रेस के प्रतिनिधि बनते हैं और स्वतंत्र भारत के बारे में चर्चा ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ होती है। फिर 1947 में जब भारत स्वतंत्र होने वाला था तो उसमें अंतरिम सरकार की बात चलती है और उस अंतरिम सरकार में उनको उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है। अब स्वतंत्रता के बाद की अगर योगदान के बारे में बात करें तो 1947 में जब कांग्रेस कमेटी की आखिरी अध्यक्षता की गठन हो रही थी, जिसमें यह तय किया जाना था कि जो अध्यक्ष बनेगा वही देश का प्रतिनिधित्व यानी प्रधानमंत्री के तौर पे ही रहेगा, उसमें वो नॉमिनेट होते हैं, अपना नाम नामांकन भरते हैं और उसमें हालांकि उनको एक भी वोट प्राप्त नहीं होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन उनकी दूरदर्शिता अच्छी होने के कारण सरदार पटेल के ऊपर उनके नाम को महात्मा गांधी प्रस्तावित करते हैं और सरदार पटेल से अनुरोध करके उनके नाम को वापसी कराकर पटेल जी के नाम को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष पद देते हैं। और अध्यक्ष पद के बाद वो अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री यानी देश के पहले प्रधानमंत्री बन जाते हैं। फिर 1947 में ब्रिटिश गवर्नर हाउस में जो उस समय का ब्रिटिश गवर्नर हाउस था, अभी वर्तमान में उसी ब्रिटिश गवर्नर हाउस को हम लोग राष्ट्रपति भवन के नाम से जाने जाते हैं, उसी जगह पे लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय के गवर्नर जनरल या वायसराय थे, उनके द्वारा प्रधानमंत्री के पद का शपथ ग्रहण कराया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और वो प्रधानमंत्री के पद का शपथ ग्रहण करते हैं। इस अंतरिम सरकार में जब वो पहले प्रधानमंत्री के पद पे बैठते हैं और बैठने के साथ ही वो स्वतंत्र भारत 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पे तिरंगा झंडा फहराए जाते हैं और वहीं से परंपरा बना है कि हर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को वर्तमान प्रधानमंत्री जो भी होंगे वो दिल्ली के लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे और स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन वहीं से होगा। ये वो तस्वीर है, देखिए भीड़ कितनी उमड़ी हुई है। ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार देश को संबोधित कर रहे हैं लाल किले से और वहां से देश के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को फहरा रहे हैं उसी लाल किले के प्राचीर से, वहीं से परंपरा अभी तक वर्तमान में चलती आई है। और पहली बार इस भीड़ को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले के प्राचीर से पूरे भीड़ को यानी पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं जब हमको स्वतंत्रता मिल जाती है। स्वतंत्रता के बाद की अगर उनके योगदान के बारे में कहें तो सरदार पटेल की सहायता से उनके मदद से वो 562 देशी रियासतों जो कि अलग अलग देशी रियासत थी और 17 ब्रिटिश क्षेत्रों को मिलाकर एक अखंड गणराज्य भारत गणराज्य का निर्माण करते हैं। उन्हीं 562
1962 में हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर को भी ले सकते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद, ऐसे थोड़े टेढ़ी मेढ़ी साम्राज्यों को भी ले सकते हैं जो कि मिलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन सरदार पटेल की मदद से अखंड भारत गणराज्य का निर्माण हो जाता है 1947 में। 47 अर्थात में कश्मीर मामले को सुलझाने का ये प्रयास करते हैं और वहीं से इस मामला को संयुक्त राष्ट्र में भी लेकर जा सकते हैं। इसको अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है कि ये सबसे बड़ी पंडित जवाहरलाल नेहरू की नाकामी थी, सबसे बड़ी कमजोरी थी, या सबसे गलत फैसला जीवन में कुछ था तो उनका यही फैसला था कि ये कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में लेकर गए। लेकिन अगर उस स्थिति के परिदृश्य में देखा जाए तो शायद वो उतना गलत फैसला नहीं था, क्योंकि उसमें देश आजाद हुआ था और भारत को विकसित होना था, विकास की ओर बढ़ना था। युद्ध में ज्यादा देर तक पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को झोंकना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि इसको युद्ध के बजाय अगर शांति के साथ, चूंकि एक्सेशन पे साइन हो चुका था हरि सिंह का, इसीलिए कागजी तौर पे तो जम्मू एंड कश्मीर भारत का हो ही चुका है, तो शायद संयुक्त राष्ट्र यूएनओ भारत की मदद करेगी। इसी इच्छा से और युद्ध से हटने के लिए, युद्ध को टालने के लिए एक अच्छी दूरदर्शिता को कह सकते हैं, ये बात सोच कर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में लेकर गए। लेकिन हालांकि यूएनओ अभी तक इस मामले को सुलझा नहीं पाया है, इसीलिए अभी तक ट्रोल भी होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो फैसला जो 1948 में कश्मीर मामला को यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर जाता है। 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही गुट निरपेक्ष संगठन का भी गठन किया जाता है, जिसको हम लोग तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। तीसरी दुनिया कौन? दूसरी विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व दो संगठन में बट गया था, जिसमें एक रसिया के साथ जुड़ गया था और दूसरा अमेरिका के साथ। वहीं पे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही दूरदर्शन था कि हम न रसिया के संगठन के साथ जोड़ेंगे और ना ही अमेरिका के संगठन के साथ, बल्कि हम तीसरा एक नया संगठन बनाएंगे जिसको तीसरी दुनिया का देश कह सकते हैं, इसको हम शांति का संगठन भी कह सकते हैं, इसी को गुट निरपेक्ष भी बोल सकते हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अपनी दूरदर्शिता के साथ इस गुट निरपेक्ष संगठन का भी निर्माण करते हैं। अब अगर बात करें भारत का संविधान का निर्माण कार्य तो चल ही रहा था उसी समय, और उस निर्माण में भारत के संविधान में अहम भूमिका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार रहा है उसके बारे में भी बात करते हैं कि क्या क्या विचार ऐसा रहा है जो संविधान में शामिल किया गया और उनका सोच क्या था, उनकी दूरदर्शिता क्या थी। तो विचारों की बात करें तो उनका उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको हम भारत की प्रस्तावना भी बोलते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही विचार था कि भारत में भारत के प्रस्तावना को जोड़ा गया है। प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षता, जिसको मतलब पंथ निरपेक्षता भी बोल सकते हैं, ये विचार भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। साथ ही समाजवाद और समानता को भी नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है, प्रस्तावना में भी जोड़ा गया है। ये सभी विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो कि अनुच्छेद 51 क में रखा गया है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय शांति को लेकर अनुच्छेद 51 में रखा गया है, फिर नागरिक स्वतंत्रता जिसको हम लोग मौलिक अधिकार के रूप में लिए हुए हैं। ये सभी विचार कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही थे कि इनको संविधान में स्थान या फिर संविधान में भूमिका दिया जाए। 1948 में जैसे ही वो देश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भाखड़ा नागल बांध का भी नींव रखते हैं, जो कि आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया है। यानी ये किसान, एग्रीकल्चर, कृषि और उद्योग सबके लिए बहुत फायदेमंद है। तो भाखड़ा नागल बांध देश का नींव, देश का हड्डी कह सकते हैं, या फिर आधुनिक भारत का मंदिर, ये भी इनकी दूरदर्शिता थी। इनके साथ साथ 1951 में पंचवर्षीय योजना की भी शुरुआत की जाती है, जिसमें उद्योग और कृषि और गरीबी उन्मूलन को लेकर भी लक्ष्य रखा जाता है और वो कार्य संचालित किया जाता है। फिर 1954 में पंचशील सिद्धांत लाते हैं। भारत और चीन के संबंध को सुदृढ़ करना चाहते हैं, अच्छा मजबूती देना चाहते हैं, इसलिए पंचशील सिद्धांत को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आते हैं और वो कार्य करता भी है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी नई नई आधुनिक चीजें हैं उद्योग के बारे में, चाहे हम एम्स की बात करें या फिर एम्स के साथ साथ अगर हम इसरो की बात करें, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में कहा जाए या फिर उद्योग क्षेत्र में कहा जाए या फिर कृषि के क्षेत्र में कहा जाए, जो बांध बना हुआ है, ये सभी बहुत ऐसे बड़े बड़े फैसले या बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर आए हैं, बड़ी बड़ी कार्यों को लेकर आए हैं, जो देश के नींव को रख रहा है। यानी जो भारत को अंग्रेजों ने लूट कर गड्ढे में डाल के छोड़ दिया था, उसको धीरे धीरे भरने का प्रयास पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। हालांकि एक कमी रही है इनमें कि ये सुरक्षा के प्रति ज्यादा सुदृढ़ या सुरक्षा के प्रति ज्यादा ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाकी सभी क्षेत्रों में उनका बहुत ही अच्छा पहल या फिर अच्छा विचार रहा है। 1955 में बाडुंग सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका को मिलाकर गुट निरपेक्ष
देशों की नींव भी रखते हैं और अफ्रीका और एशिया को मिलाकर एक बहुत अच्छा संगठन को भी तैयार कर देते हैं। लेकिन कुछ जो घटनाएं होती हैं वो ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पे इनका भी कोई बस नहीं चलता है। 1959 में तिब्बत से पलायन करने के बाद बुद्ध धर्म के गुरु जो होते हैं वो दलाई लामा भारत आते हैं। उस समय तक 1959 तक भारत और चीन का संबंध बहुत अच्छा हो चुका था, क्योंकि भारत ने ही समर्थन दिया था यूएनओ में चीन के स्थायी सदस्यता के लिए, और भारत और चीन का संबंध तो अच्छा था। लेकिन तिब्बत पर जब चीन हमला करती है तो तिब्बत पे चीन के हमला करने के बाद दलाई लामा जो कोई वहां के धर्मगुरु या फिर बौद्ध गुरु होते हैं वो भारत में आते हैं और भारत दलाई लामा को शरण दे देता है, और यही गलती की वजह से चीन और भारत में दुश्मनी हो जाती है। यानी भारत की मानवता ही एक कारण होता है, भारत की सहनशीलता, भारत की इंसानियत, मानवता एक कारण बनता है जो भारत और चीन के बीच के संबंधों के बीच खटास पैदा करता है। 1962 में भारत के वही कार्य की वजह से जो दलाई लामा को शरण दे देता है भारत, उसी की वजह से भारत के ऊपर चीन का आक्रमण होता है और वो भारत के चाइना और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, सिक्किम के कुछ हिस्सों को अपना हिस्सा मानता है और इसीलिए वो युद्ध छेड़ देता है। हालांकि भारत और चीन के उस युद्ध में चूंकि पंडित नेहरू ने सुरक्षा या फिर सैन्य के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था तो वहां पे भारत की हार हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उस समय तक भारत में एयरफोर्स बहुत अच्छा था, लेकिन भारत ने उस युद्ध में 1962 के उस युद्ध में एयरफोर्स का उपयोग नहीं किया। कि पंडित नेहरू ने एयरफोर्स का या फिर हवाई सेना का उपयोग क्यों नहीं किया, इसके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा या नहीं रहा होगा, इसके विषय में अभी बता पाना मुश्किल है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बता सकते थे अगर इस दृश्य को रखा जाता तो। उसके साथ साथ 1962 में चीन से हारने के बाद इनको यह आभास होता है कि शायद हमको सुरक्षा या सेना को बजाय ध्यान देना चाहिए, तो सेना को सुदृढ़ करने पर भी जोर 1962 के बाद ये देने लगते हैं। 1963 में नेहरू युवा केंद्र की शुरुआत करते हैं और नेहरू युवा केंद्र का लक्ष्य था कि इसमें देश के निर्माण में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देने का, युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने का, यानी युवाओं के ऊपर केंद्रित करने का एक केंद्र बनाया गया जिसको नेहरू युवा केंद्र कहा गया। और 1959 में यही नेहरू का एक और पहल था। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का उन्हीं के सरकारी आवास, जिसको हम लोग तीन मूर्ति भवन भी कहते हैं, वहीं पे उनका हृदय गति रुक जाता है, यानी दिल का दौरा पड़ जाता है। और 27 मई 1964 को ही उनका निधन उनके ही सरकारी आवास में हो जाता है। इस निधन में सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो 1962 के भारत और चीन का युद्ध ही माना जाता है। उसमें कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व को बहुत क्षति होती है और लोग इनको अलग तरीके से, यानी कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में भी देखने लगते हैं। शायद इस बात को ये सहन नहीं कर पाते, इसीलिए 1964 में हृदय गति रुक जाने से इनका निधन हो जाता है उनके ही सरकारी आवास पर। और पंडित नेहरू का अंतिम संस्कार दिल्ली के राजघाट के स्थित शांति वन में कर दिया जाता है और उनको देश अंतिम विदाई दे देता है। उनकी स्मृति यानी उनकी यादों की अगर बारे में बात करते हैं, स्मृति में क्या क्या किया गया है, तो नई दिल्ली के राजघाट में ही स्थित एक शांति वन है। शांति वन में उनका समाधि स्थल बनाया गया और यही राजघाट में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ महात्मा गांधी का भी समाधि है, राजीव गांधी, बाद में इंदिरा गांधी, इन सभी का समाधि स्थल भी वही राजघाट में है, जहां पे शांति वन में पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थान उनकी स्मृति के तौर पे रखा गया है। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो शांति वन का कुल क्षेत्रफल लगभग 25 एकड़ भूभाग ऐसा है जिसमें इनकी बस समाधि है, उस समाधि से जुड़े हुए कुछ चीजों को रखा गया है। उनके निधन के 13 दिन के बाद 13 दिन के लिए उनके निधन पर, जब वो उनका निधन होता है तो उनकी स्मृति में, उनके शोक में 13 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी जाती है और 13 दिन तक राष्ट्रीय ध्वज को भी झुका कर रखा जाता है उनके स्मृति में या फिर उनके शोक में। फिर पंडित नेहरू के अंतिम यात्रा की अगर बात की जाए तो उसमें 10 लाख लोग शामिल हुए थे, यानी वो उस समय की घटना के अनुसार सबसे बड़ी लोगों का हुजूम था जो किसी को अंतिम विदाई देने जा रहा था। उसमें राजघाट में भीड़ बहुत बढ़ चुकी थी उनकी अंतिम यात्रा या फिर उनको अंतिम विदाई देने के लिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो पंडित नेहरू से चाचा नेहरू तक के सफर के बारे में अगर बात करें तो पंडित नेहरू का बच्चों के प्रति लगाव बहुत अधिक था। वो बच्चों से बहुत स्नेह करते थे और वो जिस भी सभा में जाते थे, जहां भी, जिस शहर या जिस गांव में अपने सभाओं के लिए जाते थे, वहां पे बच्चों से अवश्य मिलते थे, बच्चों से बातें करते थे, उनके साथ
मिलना, बैठकर बातें करना, वो उनको बहुत अच्छा लगता था। और यहीं से बच्चों के मन में भी उनके नाम का स्नेह या फिर उनके प्रति स्नेह बढ़ रहा था। और उनका मानना था कि आज के बच्चे ही देश के भविष्य हैं या देश के भाग्य के निर्माता भी हैं। और बच्चे ही उनको प्यार से चाचा नेहरू भी कहने लगे। जब वो जाते थे, बच्चों से मिलते थे, तो बच्चे उनसे बहुत प्रभावित भी होते थे और प्रभावित उनके स्नेह को देखकर बच्चे उनको चाचा नेहरू के नाम से संबोधित करने लगे। और वहीं से वो पंडित नेहरू से चाचा नेहरू बन गए। अगर हम बात करें कुछ तस्वीरों के माध्यम से, तो पंडित नेहरू का बच्चों के साथ मिलना जुलना, ये वास्तविकता तस्वीर है जहां पे वो किसी भी सभाओं में जाते तो बच्चों से अवश्य मिलते थे और बच्चों के प्रति उनका स्नेह बहुत ज्यादा था। और यही एक कारण था कि उनके निधन के बाद जब लोगों ने ये बात, सरकार के लोग या फिर उनके परिवार के लोग भी ये बात जानते थे कि उनके बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव है, इसीलिए उस समय शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल कल्याण संगठन के द्वारा उनको जन्म दिवस को बच्चों के नाम पे समर्पित कर दिया गया। उनके जन्मदिन को, उनके जयंती को बच्चों के नाम पे समर्पित कर दिया गया। और 14 नवंबर 1964 को, उसी साल जिस साल उनका निधन हुआ था, उसी साल 14 नवंबर को पहला बाल दिवस मनाया गया और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में घोषित भी कर दिया गया। पंडित नेहरू का प्रसिद्ध कथन था, आज के बच्चे कल के भारत के निर्माता बनेंगे, और उन्हीं बच्चों पे समर्पित उनके जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई या फिर बाल दिवस से जुड़ी हुई ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल SBI ट्यूटोरियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।